चलेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। कल हमने जो बात की थी वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बात की थी कि भारत और अन्य देशों के बीच में कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आज हम ये बात करेंगे कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, या भारत के कौन कौन से राज्य किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं। और आज जो मैं बात करूंगा वो मैं समुद्री क्षेत्र के बारे में बात करूंगा कि खाड़ी क्या हो या चैनल क्या होता है आपका, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली जो बात करेंगे हम वो ये होगा कि भारत के साथ किस किस देश की सीमा लगती है। तो भारत के साथ लगने वाले जो देश है या उन देशों की जो सीमाएं हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं भारत की अन्य देशों के साथ लगने वाली सीमाएं किस किस देश के साथ लगती है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से देश है वे जिनके साथ सीमा लगती है, तो अगर मैं पहली बात करूं तो एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है भारत की। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक दूसरा देश है वो है आपका अफगानिस्तान। लेकिन अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगानिस्तान की सीमा आज वर्तमान में पीओके वाले क्षेत्र से लगती है। अभी दिखाऊंगा मैं कहाँ लग रही है अफगानिस्तान की सीमा। तीसरा देश जो है हमारा, तीसरा देश है चीन। चीन के साथ भारत की सीमा लगती है। चौथा जो देश है, चौथे देश है हमारा नेपाल। नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है। उसके बाद जो है हमारा वो पांचवा देश है आपका म्यांमार। म्यांमार। छठा जो देश है हमारा, छठा है भूटान। और सातवां जो देश है, सातवां देश है हमारा आपका बांग्लादेश। इन देशों के साथ हमारी सीमा लगती है भारत की। अगर मैं बात करूं तो एक तो ये पूछता है वो कि डायरेक्टली किस किस देश की सीमा भारत से लगती है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो हम वे भी देख लेंगे यही कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं, या अफगानिस्तान के साथ कौन से राज्य लगते हैं भारत के, चीन के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के, या आपका नेपाल के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के, या फिर म्यांमार के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो इन सभी राज्यों के बारे में बात कर लेंगे। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के, पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पहला राज्य जो सीमा बनाता है वो है गुजरात। गुजरात के साथ सीमा लगती है पाकिस्तान की। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान के साथ सीमा लगती है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरा राज्य है पंजाब। पंजाब के साथ सीमा लगती है पाकिस्तान की। उसके बाद अगर हम बात करें तो चौथा जो राज्य है वो है जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक राज्य, एक और राज्य है जो है केंद्र शासित प्रदेश या फिर आपका लद्दाख वो है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। पहले अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग एक था, इसलिए कहा जाता था कि भाई केवल चार ही राज्य क्या थे, या चार ही राज्य क्या थे भारत के जो पाकिस्तान से सीमा बनाते थे। लेकिन आज वर्तमान में ये कह सकते हैं कि दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और एक का नाम है आपका लद्दाख। और तीन राज्य है गुजरात, राजस्थान और पंजाब जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं भारत की। उसके बाद अगर हम बात करें अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान का केस क्या है, तो अफगानिस्तान के साथ ये कहा जाता है कि जो सीमा बनाता है आपका वो बनाता है आपका लद्दाख वाले क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन अगर हम वास्तविकता देखें कि वास्तविकता क्या है, तो वास्तविकता ये है कि अगर मैं जम्मू कश्मीर के हम थोड़े से मैप के बारे में बात करें, लद्दाख के मैप के बारे में बात करें, तो कुछ स्थिति ऐसी है। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ की स्थिति कुछ ये है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1948 से कब्जा है पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर। तो जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो सीमा यहाँ पे लगती है। ये अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो यहाँ पे लगती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्र अब हो चुका आपका, ये लद्दाख वाला भाग हो चुका है। ये लद्दाख वाला भाग है। और ये जो नीचे वाला क्षेत्र है आपका, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग हो चुका है।
ये जम्मू एंड कश्मीर वाला भाग हो चुका है, ये वाला। तो हम अपने जो हम मैप पूरा दिखाते हैं अपना जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला लद्दाख का भी भाग मिलाकर दिखाते हैं अपने मैप में। तो उसके आधार पर तो ये देखा जाता है कि भारत की जो अफगानिस्तान की जो सीमा लग रही है वो लद्दाख वाले भाग से लग रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये क्षेत्र जो है आज वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो वर्तमान में जो सीमा लगती है वो किससे लगती है आपकी, वो लगती है पीओके से। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये तो मैं लद्दाख लिख रहा हूँ, और लद्दाख में किससे लग रही है आपकी, पीओके से लग रही है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के पास ये क्षेत्र है, उसे सीमा लगती है। तो ये क्वेश्चन यदि पेपर में मिलता है तो ये ऑप्शन के आधार पर लगाना है। वास्तविकता यही है कि पाकिस्तान के साथ ही सीमा लगती है अफगानिस्तान की आज वर्तमान में, लेकिन हम मैप पूरा दिखाते हैं अपना आज भी। इसी कारण ये कहा जाता है कि भारत के साथ सीमा बनाता है आपका अफगानिस्तान, और किस क्षेत्र से, लद्दाख वाले भाग से। तो ये स्थिति उसकी है। उसके बाद हम जो बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के। तो चीन के साथ जो राज्य सीमा बनाते हैं वो है हमारा, पहला है लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद है हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। उसके बाद जो है हमारा जम्मू कश्मीर के बाद जो आएंगे हम, वो आएंगे आपका, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद जो आएंगे वो आएंगे हम हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड वाला भाग है, उत्तराखंड वाला भाग है। उत्तराखंड के बाद यदि हम बात करें, उत्तराखंड के बाद यदि हम बात करें तो उत्तराखंड के बाद जो है हमारा वो पड़ता है आपका सिक्किम वाला भाग है। और सिक्किम के बाद यदि हम बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, वो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है। ये राज्य जो है हमारे, ये लगते हैं हमारे चीन से, ये लगते हैं हमारे चीन से। पहले अगर मैं बात करूं तो 5 राज्य बताए जाते हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि आज वर्तमान में जम्मू कश्मीर 2 वर्गों में विभाजित हो चुका है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसी कारण इसकी जो सीमा लगती है अब 6 से हो चुकी है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यदि हम बात करें कि नेपाल की सीमा किस किस राज्य से लगती है भारत के, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है, तो नेपाल की जो सीमा लगती है भारत के, पहला राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड से लगती है नेपाल की सीमा। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य है दूसरा। तीसरी यदि मैं बात करूं तो तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है तीसरा राज्य। उसके बाद यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, तो पश्चिम बंगाल के बाद आता है हमारा बिहार, एक बिहार भी है, बीच में पड़ता है आपका बिहार राज्य है। तो ये राज्य जो हमारे, ये सीमा बनाते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उसके बाद जो हमारे है राज्य म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाता हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है हमारा जो सीमा बनाता है म्यांमार के साथ। दूसरा जो राज्य है उसी के नीचे पड़ता है आपका नागालैंड, उसी के नीचे पड़ता है नागालैंड। और उसी के नीचे जो पड़ता है हमारा वो पड़ता है आपका मणिपुर, मणिपुर पड़ता है। और उसी के नीचे जो पड़ता है हमारा वो पड़ता है आपका मिजोरम, मिजोरम। तो ये राज्य जो है हमारे, ये सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भूटान के साथ, तो पश्चिम बंगाल वाला भाग है, भूटान के साथ जो है आपका पश्चिम बंगाल वाला भाग है, पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल बनाता है सीमा। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो सिक्किम बनाता है इसके साथ सीमा। उसके बाद यदि हम बात करें तो सिक्किम बनाता है इसके साथ सीमा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है इसके साथ सीमा, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, अरुणाचल प्रदेश इसके साथ सीमा बनाता है। तो ये राज्य जो सीमा बनाते हैं ये बनाते हैं आपके भूटान के साथ। उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ तो इसके साथ बनाते हैं मिजोरम, मिजोरम के साथ बनाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के साथ बनाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद बनाता है आपका मेघालय, मेघालय। और उसके बाद जो बनाता है हमारा वो असम बनाता है। तो ये राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं आपका गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा जो राज्य है आपका वो जम्मू कश्मीर है, पांचवा राज्य है आपका लद्दाख। तो ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लद्दाख सीमा बनाता है, लेकिन मैंने वास्तविकता बता दी कि पीओके के साथ सीमा बनती है अफगानिस्तान की वर्तमान में।
चीन के साथ जो सीमा बनाता है हमारा लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। अगर नेपाल के साथ हम बात करें तो नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है आपका वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, ये राज्य सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। म्यांमार के साथ अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है, ये राज्य सीमा बनाते हैं किसके साथ आपका, म्यांमार के साथ। बांग्लादेश की अगर भूटान की साथ बात करें तो भूटान के साथ आपका पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, एक और लिख लो असम भी है, असम भी है भाई, असम के साथ भी सीमा बनती है। उसके बाद अगर मैं बांग्लादेश के साथ बात करूं तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, बंगाल है और आपका मेघालय है और असम है। तो 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। और अगर मैं बात करूं कौन कौन से राज्य उनके साथ लगते हैं, तो वे राज्य मैंने यहाँ बता दिया कि इन इन राज्यों के साथ भारत के अन्य देशों के साथ सीमा बनाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, उसके बाद यदि हम आगे बढ़े, उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो मैं ये भी बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा, यही लिख रहा हूं, भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा हूं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बता सकता है कोई? पहले 5 बता दो, अगर कोई बता सकता है पहले 5 बता दो कि पहले 5 कौन कौन से राज्य है जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल के आधार पर। पहले 5 कौन कौन से हैं जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़े हैं पहले 5? मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये आंसर है। पहले 5 बता दो कौन कौन से है, कि पहले 5 राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पर, भारत के पहले 5 राज्य कौन कौन से सबसे बड़े। तो पहले नंबर पे आए हैं राजस्थान है, राजस्थान है। दूसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पे जो आता है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे जो है आपका वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और 5वें नंबर पे जो है हमारा, 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है 5वें नंबर पे, आंध्र प्रदेश है 5वें नंबर पे। महाराष्ट्र दूसरे पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है। एक क्वेश्चन है मेरा कि 2014 से पहले उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता था, 2014 से पहले उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर था क्षेत्रफल के आधार पर? 2014 से पहले उत्तर प्रदेश किस स्थान पर था क्षेत्रफल के आधार पर? 2014 से पहले उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर था क्षेत्रफल के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश 2014 से पहले तीसरा नाम आया है, शायद तीसरा बता रहे बच्चा कि तीसरे नंबर पर था जी। उत्तर प्रदेश 2014 से पहले किस नंबर पर आता था 2014 से पहले? है कोई बच्चा क्षेत्रफल के आधार पे? है कोई? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तोड़ दिया गया था 2014 में, जिस कारण आंध्र प्रदेश पहले चौथे नंबर पर था और उत्तर प्रदेश 5वें पर था। तेलंगाना टूटने के बाद उत्तर प्रदेश चौथे पर आ चुका है और आंध्र प्रदेश चला गया 5वें नंबर पर। तो ये बात ध्यान रखना कि 2014 से पहले 5वें नंबर पर आता था उत्तर प्रदेश, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब चौथे पर जा चुका है, क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य तोड़कर अलग कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जो जिला वो क्षेत्र वो राज्य कौन सा है? राज्य के बारे में बात करें क्षेत्रफल के आधार पर ही, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है सबसे छोटा राज्य? तो वो है गोवा, वो है गोवा। अगर उसके बाद हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि भारत का, भारत का सबसे छोटा
सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे, तो वो है सिक्किम। तो वो है सिक्किम। सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत का भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे बड़ा है जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद भारत का भारत का सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, अगर मैं बात करूं, मैं दोनों में लिख रहा हूं जनसंख्या, मैं जनसंख्या और आपका क्षेत्रफल के आधार पर लिख रहा हूं, क्षेत्रफल के आधार पर लिख रहा हूं कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, तो वो है आपका लक्षद्वीप। दोनों में यही आता है आपका केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा है और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा है। तो ये कंडीशन है किसकी? हमारी केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे बड़ा राज्य मैंने बताया, सबसे छोटा राज्य मैंने बताया क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य जो है आपका सिक्किम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के आधार पर दिल्ली है, और भारत का सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है आपका लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य वो सॉरी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो वो है अंडमान एवं निकोबार। वो है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये मैंने अपने राज्यों के बारे में बात कर ली कि राज्यों की स्थिति क्या है। कोई बच्चा बता सकता है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? है कोई बच्चा? आंसर आया है लेह, और एक का आया है कच्छ। और है कोई बच्चा जो बता सकता है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला जो है तो वो है कच्छ का रण, गुजरात भाई। भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ का रण, गुजरात है। भारत का सबसे बड़ा जो जिला है, सबसे बड़ा जो जिला है वो जिला कौन सा है आपका? कच्छ का रण। और कहां पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है भाई, गुजरात में है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो भारत का सबसे छोटा जिला बता सकता है कोई? भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है बता सकता है कोई बच्चा? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला बताओ भाई। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है बता सकता है कोई भाई? पता नहीं किसी को? है नहीं कोई? तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो है भाई माहे। माहे पुद्दुचेरी का है, जो पुद्दुचेरी है, पुद्दुचेरी का पड़ता है। और ये जो क्षेत्र पड़ता है माहे, ये पड़ता है आपका केरल में भाई, केरल में है।
मैंने एक दिन जिक्र भी किया था। मैं पहले यहाँ पुदुचेरी के बारे में बता दूं तुम्हें थोड़ा सा कि पुदुचेरी की स्थिति क्या है। अगर हम पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी जो है वो मैंने बताया था कि 3 राज्यों में स्थित है आपका, 3 राज्यों में स्थित है, 3 राज्यों में स्थित है पुदुचेरी। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला राज्य है केरल, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और तीसरा जो है आपका वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में पड़ता है आपका क्या, पुदुचेरी। अगर मैंने बताया था कि कितने जिले हैं इसमें, कितने जिले बताए थे मैंने इसमें, बता सकता है कोई कितने जिले बताए थे मैंने इसमें? मैंने पुदुचेरी में कितने जिले बताए थे, बता सकता है कोई कमेंट करके एक बार? पुदुचेरी में कितने जिले बताए थे? 4 बताए थे। अब 4 में से मैंने एक बता दिया आपको, माहे। माहे जो पड़ता है आपका वो केरल में पड़ता है भाई, माहे जो पड़ता है वो आपका केरल में है। यहां जो पड़ता है यहां है आंध्र प्रदेश में एक जिला इसका यनम, यनम, यनम जो है आपका, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में 2 है, एक का नाम है आपका पांडिचेरी, तमिलनाडु में 2 है भाई, एक का नाम है पांडिचेरी और एक का नाम है कराईकल, कराईकल। एक का नाम है पांडिचेरी और एक का नाम है कराईकल। तो ये 4 जिले जो है आपके, ये 4 जिले है आपके कहां, ये 4 जिले कहां है आपके, पुदुचेरी में पड़ते हैं। और मैंने बता दिया 3 राज्यों में स्थित है आपका पुदुचेरी, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु में है। माहे जो जिला है इसका वो केरल में है, आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से है, यनम, यनम जिला है इसका आंध्र प्रदेश। उसके बाद तमिलनाडु में जो है आपका वो पांडिचेरी है और दूसरा जो है वो है कराईकल। तो ये 4 जिले पांडिचेरी में स्थित है। तो ये मैंने जो बात की है, मैंने बात किया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, कौन कौन से राज्य जो हमारे सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य देश से, उनके बारे में बात की। उसके बाद मैंने सबसे बड़ा जिला बताया क्षेत्रफल के आधार पर और सबसे छोटे भी जिले बताए मैंने क्षेत्रफल के आधार पर। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात किया कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो उनके बारे में बात की हमने। उसके बाद जो हम बात करेंगे, उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे समुद्री क्षेत्र के बारे में। उसके बाद जो बात करेंगे वो करेंगे समुद्री क्षेत्र के बारे में, समुद्री क्षेत्र के बारे में। जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा समुद्री सीमाएं, समुद्री सीमाएं, समुद्री सीमाएं। दूसरा इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे खाड़ियां जो है हमारी, जो खाड़ियां है उनके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम यहाँ पे चैनल के बारे में, कि चैनल क्या होते हैं, इनके बारे में मैं बात करूंगा कि खाड़ी या समुद्री क्षेत्र या फिर आपका जो समुद्री सीमा है हमारी या आपका जो चैनल है वो क्या है। अगर हम बात करें कि एक बैठक हुई थी 1982 में, 1982 में अगर मैं बात करूं तो यूएनओ की बैठक हुई थी, यूएनओ की, या यूएनओ का सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में ये कहा था कि समुद्री क्षेत्र का भी विभाजन किया जाए, समुद्री क्षेत्र का विभाजन, विभाजन किया जाए, किया जाए। ये बात की गई थी 1982 में यूएनओ की बैठक में, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में ये बात हुई थी। और इस बैठक को जो नाम दिया गया है, इस बैठक को, इस बैठक को अनक्लोस कहा जाता है, अनक्लोस कहा जाता है, कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि कैसा विभाजन किया गया है, कि समुद्री क्षेत्र का विभाजन कैसा होगा, तो अगर हम बात करते हैं, पहली चीज तो मैं ये चीज बता दूं तुम्हें कि समुद्री जो क्षेत्र होता है हमारा, तो यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र जो होगा, समुद्री क्षेत्र जो है हमारा, समुद्री क्षेत्र में दूरी का जो मापक होता है वो होता है नॉटिकल भाई, वो होता है नॉटिकल। और अगर मैं बात करूं कि एक नॉटिकल बराबर कितना होता है, एक नॉटिकल बराबर जो होता है आपका वो होता है 1.8
1.8 किलोमीटर, 1.8 किलोमीटर। या मैं कह सकता हूं एक नॉटिकल का मतलब ऐसा है जैसे हम भूमि में मापते नहीं कि मील, एक मील में कितना होता है, 1600 मीटर माना जाता है एक मील में, यहाँ होता है 1800 मीटर पानी वाले क्षेत्र में। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य को लेकर बात करें कि कैसा बटा हुआ है ये क्षेत्र समुद्र का, तो अगर हम भारत के प्रायद्वीपीय भारत की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत से यदि हम देखते हैं कि कैसा ये क्षेत्र बटा हुआ है, ये क्षेत्र कैसे बटा हुआ है, ये क्षेत्र कैसे बटा हुआ है, तो अगर मैं बात करूं ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, और ये जो हमारा ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी तट है हमारा भारत का, ये वाला भाग जो है हमारा वो पूर्वी तट है भारत का, ये पूर्वी तट वाला भाग है भारत का। तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यहाँ से कुछ समुद्री जलधाराएं चलती है इस साइड को, ये बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से कुछ समुद्री जलधाराएं चलती है जो इस तट को क्या कर देती है, इस तट को कहीं से काट देती है, कहीं ना कहीं से काटती जरूर है। तो अगर हमें समुद्री क्षेत्र नापना है तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसे सीधी कर लेते हैं इस रेखा को अपनी, कि हम इसे पहले सीधी कर लेंगे, और इस रेखा को जो सीधी करती है रेखा, जो हमारे पूर्वी तट को या पश्चिमी तट को सीधी करती है रेखा, इस रेखा को कहा जाता है आपका आधार रेखा। इस रेखा को बोला जाता है यहाँ पे आधार रेखा। किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो किसी भी देश की जो तटीय क्षेत्र होंगे उस क्षेत्र को सीधा जो कर देती है, क्योंकि समुद्री जलधाराएं उन्हें काट दिया उस क्षेत्र को, उसके तटीय क्षेत्र को, तो उन्हें सीधा करने के लिए हम एक रेखा निर्धारित करते हैं जिसे कहा जाता है आधार रेखा। तो इस आधार रेखा से ये कहा गया है कि इस आधार रेखा से अगर हम बात करें तो 12 नॉटिकल तक, 12 नॉटिकल तक यदि मैं बात करूं तो 12 नॉटिकल तक क्या होता है आपका, 12 नॉटिकल तक एक क्षेत्र डिसाइड किया गया है, और इस क्षेत्र को जो नाम दिया गया आपका वो दिया गया आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। यदि मैं 12 नॉटिकल तक बात करूं कि 12 नॉटिकल तक जो स्थिति होगी कि 12 इस क्षेत्र से भारत के आधार रेखा से 12 नॉटिकल तक यदि हम बात करें तो क्या स्थिति होगी, तो स्थिति ये होगी कि यहां तक संपूर्ण अधिकार जो होगा इस 12 नॉटिकल तक, भारत की आधार रेखा से लेकर 12 नॉटिकल तक जो संपूर्ण अधिकार होता है, इसका मतलब यह है कि जो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है इस पे जो अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार भारत का होगा। इस पे संपूर्ण अधिकार जो होगा वो संपूर्ण अधिकार किसका होगा, संपूर्ण अधिकार होगा भारत का, संपूर्ण अधिकार क्या होगा, वो भारत का होगा इस वाले क्षेत्र पे। उसके बाद फिर बांटा गया आगे, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसी आधार रेखा से अगर मैं बात करूं तो 24 नॉटिकल तक, उसके बाद जो है हमारा वो है 24 नॉटिकल तक, 24 नॉटिकल तक है, 24 नॉटिकल तक है आधार रेखा से 24 नॉटिकल तक यदि हम बात करें तो इस क्षेत्र को जो नाम दिया जाता है यहाँ पे, इसे नाम दिया जाता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र जो होता है हमारा वो ये होता है संलग्न क्षेत्र। अगर मैं बात करूं कि भारत को इस क्षेत्र में क्या क्या स्थिति या क्या क्या पावर दी गई है, तो भारत को अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में 3 स्थिति उत्पन्न की गई भारत के लिए, या कोई भी देश जो अपनी आधार रेखा से 24 नॉटिकल तक मापेगा उसे 3 पावर दी गई है यहाँ पे, कि एक तो उसे क्या करना है, एक तो वो सीमा शुल्क ले सकता है, यहाँ पे सीमा शुल्क ले सकता है यहाँ से। अगर कोई देश इस क्षेत्र में व्यापार करता है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो वो टैक्स जिस पर जाएगा वो भारत होगा, भारत के पास वो टैक्स आएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे कि साफ सफाई जो होगी, साफ सफाई का जो ध्यान रखा जाएगा, साफ सफाई का ध्यान भी कौन रखेगा, साफ सफाई का ध्यान भी भारत रखेगा, कि साफ सफाई का अधिकार भी भारत के पास होगा। और मैंने अगर बात करूं मैं तो कारोबार का जो अधिकार होगा इस पूरे क्षेत्र का, कारोबार का जो अधिकार होगा, कारोबार का जो अधिकार होगा, कारोबार का अधिकार जो होगा इस क्षेत्र का वो भारत के पास होगा। कारोबार का जो अधिकार होगा 24 नॉटिकल तक वो भारत के पास होगा। दोबारा बता रहा हूं मैं कि 12 नॉटिकल तक यदि मैं बात करूं तो 12 नॉटिकल तक जो स्थिति है, 12 नॉटिकल तक के क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक सीमा क्षेत्र। 12 नॉटिकल तक के क्षेत्र को कहा जाता है प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र पर क्या अधिकार होता है भारत का, संपूर्ण अधिकार भारत का होगा। इसमें अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, बिना बताए प्रवेश करता है, तो भारत की जो नेवी होगी उसे गिरफ्तार भी कर सकती है, उसे गोली भी मार सकती है। सारा अधिकार भारत को दिया गया है इस क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं तो आधार रेखा से अगर हम बात करते हैं 24 नॉटिकल तक, इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में 3 अधिकार होते हैं भारत के पास। पहला, सीमा शुल्क ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ व्यापार करता है या कोई देश व्यापार करता है तो उससे हम टैक्स लेते हैं, जिसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। यहाँ पे इसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। सीमा शुल्क ले सकते हैं हम, आयात निर्यात कर भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा, अगर मैं बात करूं साफ सफाई की जो जिम्मेदारी होगी वो भी भारत के पास होगी।
तीसरी अगर मैं बात करूं तो पूरा कारोबार का जो अधिकार होगा या वित्तीय अधिकार जो होगा यहाँ का, मतलब वित्त का वही टैक्स लेने का जो अधिकार होगा वो किसके पास है, वो भारत के पास है। कारोबार का या वित्तीय अधिकार जो है, या वित्तीय अधिकार जो है, वित्तीय अधिकार किसके पास है, वो भारत के पास होता है। वित्तीय अधिकार जो है वो भारत के पास होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसी आधार रेखा से, अगर मैं बात करूं तो इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल तक, इसी आधार रेखा से 200 नॉटिकल तक यदि हम बात करें तो 200 नॉटिकल तक की जो स्थिति होती है, 200 नॉटिकल तक की जो स्थिति होती है, इसे नाम दिया जाता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसका नाम है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 नॉटिकल तक की स्थिति है। अगर मैं बात करूं कि इसमें हम क्या करते हैं अपना, तो इसमें हमें कई सारे अधिकार है भारत को कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें पहला काम हो सकता है हमारा कि हम यहाँ क्या करें, अपना वैज्ञानिक परीक्षण करें। हम वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं हम यहाँ पे वैज्ञानिक परीक्षण हो सकते हैं। कहने का मतलब जैसे हमें क्या करना है, आपका किसी उपग्रह को प्रक्षेपित करना है या किसी आपका मिसाइल को या फिर किसी अन्य चीज को ऐसे प्रक्षेपित करना है, तो वैज्ञानिक परीक्षण हम यहाँ करके देख सकते हैं इस वाले क्षेत्र में, 200 नॉटिकल वाले भाग में। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरी स्थिति जो होती है यहाँ पे, दूसरी स्थिति होती है इस क्षेत्र में आपका, आप नए द्वीपों की स्थापना कर सकते हो। यहाँ पे नए द्वीपों की स्थापना, नए द्वीपों की स्थापना, नए द्वीपों की स्थापना वो भी हो सकती है इस क्षेत्र में, नए द्वीपों की स्थापना हो सकती है। और तीसरी यदि मैं बात करूं तो तीसरा जो हो सकता है यहाँ पे नए द्वीपों की स्थापना के साथ साथ तीसरा कंडीशन ये हो सकती है कि हम यहाँ पे क्या होता है हमारा, हम यहाँ पे आपका दोहन भी अपने संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं या अपने संसाधनों का दोहन कर सकते हैं इस क्षेत्र में। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से क्या मतलब है कि जैसे मैंने कह दिया कि जो हमारे समुद्री क्षेत्र में या समुद्र में या महासागर में क्या होते हैं, आपके पेट्रोलियम के जो कुएं होते हैं आपके, या पेट्रोलियम का कोई क्षेत्र मिलता है, तो उसके लिए क्या कर सकते, किसी कंपनी को ठेका दे दिया कि यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाएगा, तो वो सारी स्थिति जो होती है वो प्राकृतिक दोहन में ही आती है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उस क्षेत्र में। जैसा अगर मैं बात करूं भारत का एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम है आपका मुंबई हाई, और मुंबई हाई जो है भारत में 65% तेल उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और वो क्षेत्र जो शामिल होता है वो क्षेत्र भी आपका इसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही शामिल होता है। जो मुंबई हाई है या मुंबई हाई के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्षेत्र आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही शामिल होता है, और भारत में 65% तेल उत्पादन करता है मुंबई हाई वाला क्षेत्र। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र है वो हमारे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही शामिल किए जाते हैं। दोबारा बता रहा हूं, भारत को या समुद्री सीमा को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजन होता है आपका 12 नॉटिकल तक, किसी भी देश की आधार रेखा से 12 नॉटिकल तक का जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, इस क्षेत्र पर संपूर्ण अधिकार उस देश का होता है जहां से उसकी आधार रेखा से ये क्षेत्र मापा गया है। अगर हमने भारत से नापा है तो भारत से 12 नॉटिकल तक संपूर्ण अधिकार जो होगा इस क्षेत्र पे वो भारत का ही होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल तक, दूसरा होता है आधार रेखा से 24 नॉटिकल तक। इस क्षेत्र को कहा जाता है आपका संलग्न क्षेत्र, इस क्षेत्र को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में 3 अधिकार भारत के पास है। पहला अधिकार होता है सीमा शुल्क, ये ले भारत लेगा। साफ सफाई का अधिकार, ये भी भारत की जिम्मेदारी होगी कि माने बताए कोई देश यहाँ से व्यापार कर रहा है, भारत व्यापार कर रहा है, तेल का पेट्रोलियम का पता लगा वहां पे तेल या पेट्रोल का रिसाव हो गया जहाज से, उसके कारण क्या होगा, जो समुद्री जीव है, समुद्री जीव उसके कारण मारे गए प्रदूषण होने के कारण, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होगी, भारत सरकार की होगी। भारत सरकार साफ सफाई की जिम्मेदारी रखेगी वहां की। कारोबार का अधिकार, मतलब कोई भी व्यापार होगा वहां से वित्तीय जो टैक्स वगैरह जो ली जाएंगे सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, वो भारत सरकार की होगी 24 नॉटिकल तक। 200 नॉटिकल की अगर मैं बात करूं तो 200 नॉटिकल की स्थिति यह है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल पे 3 अधिकार होते हैं हमारे पास, 3 अधिकार होते हैं। पहला वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हैं हम अपना मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं। किसी मैंने कह दिया उपग्रह वगैरह प्रक्षेपित किए जाते हैं तो वो इस क्षेत्र में भी जाकर छोड़े जा सकते हैं। तो कुछ भी परीक्षण करना है वैज्ञानिक, तो वो परीक्षण हो सकते हैं हमारे यहाँ पे। दूसरा मैंने बता दिया नए द्वीपों की जो स्थापना है, नए द्वीपों की स्थापना भी करी जा सकती है यहाँ। और तीसरा अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं, कृत्रिम संसाधनों का दोहन भी कर सकते हैं। अगर मैं बात कहूं जी कैसे, जैसे मानने को मैंने कह दिया कि हमारा कोई जहाज है पुराना, ये जो हमारा नेवी को समर्पित था, कोई INS है हमारा जो नेवी को समर्पित जहाज था हमारा, तो वो पुराना हो चुका है। यदि हमें उसे तोड़ना है तो उसे तोड़ने के लिए हम इस क्षेत्र में ले जाकर तोड़ सकते हैं। उससे पहले हम इसलिए नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये पूरा क्षेत्र भारत के अधीन ही शामिल होता है और इससे समुद्र का कचरा या समुद्र का प्रदूषण भी हो सकता है।
तो इस क्षेत्र में ले जाकर उसे तोड़ा जा सकता है या आपका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक बात की है नए द्वीपों की स्थापना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और चाइना इसी पे काम कर रहा है वर्तमान में नए द्वीपों की स्थापना में। यदि मैं बात करूं नए द्वीपों की स्थापना पे, तो नए द्वीपों की जो स्थापना करेंगे, नए द्वीपों की जो स्थापना होगी वो उसकी कंडीशन ये है आज वर्तमान में कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना दक्षिण चीन सागर जो है, दक्षिण चीन सागर में नए द्वीप स्थापित कर रहा है। अगर वो नए द्वीप स्थापित करेगा दक्षिण चीन सागर में, या जैसे मैं कह दूं कि भारत ने कोई नया द्वीप स्थापित कर दिया यहां से, अगर मैं इस साइड में आधार रेखा मान ली और यहां से 200 नॉटिकल दूर पर जाकर क्या कर दिया, एक नया द्वीप स्थापित कर दिया, तो वो क्षेत्र भारत का हो जाएगा। वो क्षेत्र जो होगा वो भारत का हो जाएगा, और भारत का होगा तो फिर उस द्वीप से फिर 200 नॉटिकल तक आगे का क्षेत्र भी क्या होगा, भारत का होगा। तो इसका मतलब ये होता है अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र है, अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र है और वो समुद्र में जाकर कोई द्वीप स्थापित करता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, तो वो क्षेत्र भारत का शामिल, भारत के उसमें शामिल होगा, और फिर उस द्वीप से भी आगे आगे 200 नॉटिकल तक भी क्या हो जाएगा, वो भी भारत का ही हो जाएगा या उस देश का हो जाएगा जो देश अनन्य आर्थिक क्षेत्र में कोई द्वीप स्थापित करेगा। मैंने बताया अभी कि अगर मैंने कह दिया अनन्य आर्थिक क्षेत्र में द्वीप स्थापित किया गया है, तो इससे आगे का 200 नॉटिकल भी उसी देश के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, फिर उसी देश के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हें समुद्र पर कब्जा करना है, यदि कोई देश पावरफुल है, तो वो क्या करता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नए द्वीपों की स्थापना करता है और उससे आगे के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लेता है, उससे आगे के क्षेत्र में भी कब्जा कर लेता है। चाइना और अमेरिका इसी नीति पर काम कर रहे हैं या इसी रणनीति पर अपने काम कर रहे हैं, वे अनन्य आर्थिक क्षेत्र में द्वीपों की स्थापना कर रहे हैं और उससे आगे के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर ले रहे हैं। तो ये स्थिति जो है हमारी, ये स्थिति होती है कि जो हमारी मुख्य भूमि है, जो हमारा स्थल वाला भाग है, उसकी साथ उसका तो विभाजन हो ही रहा है विश्व में, लेकिन मुख्य भूमि के साथ साथ जो हमारा समुद्री क्षेत्र होता है या महासागरीय जो क्षेत्र होता है उस पर भी अधिकार होता है देशों का। और वो मैंने बता दिया, उस अधिकार को करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, उस अधिकार को निर्धारित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी 1982 में, यूएनओ की बैठक थी। और इस बैठक में यही कहा गया था कि समुद्री जो क्षेत्र है उसका भी विभाजन देशों के बीच में कर लिया जाए। 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। पहला क्षेत्र होता है प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा क्षेत्र जो होता है आपका वो होता है आपका संलग्न क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों में आपका समुद्री जो क्षेत्र है वो विभाजित होता है। ये मैंने बता दिया कि प्रादेशिक समुद्री सीमा में क्या अधिकार उस देश का होगा जहां से वो मापा जाएगा, और आपका संलग्न क्षेत्र में क्या अधिकार होगा जहां से वो मापा जाएगा, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या अधिकार होगा जहां से वो मापा जाएगा उस देश का। तो ये स्थिति होती है जो हमारा समुद्री सीमा है उसके मापने की, या समुद्री जो क्षेत्र है उसके मापने की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे जो चैनल है हमारे, चैनल क्या होता है, चैनल के बारे में बात कर लें कि चैनल क्या है। अगर मैं बात करूं कि चैनल क्या होते हैं, तो चैनल की अगर मैं बात करूं तो चैनल का अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि दो द्वीपों के बीच, दो द्वीपों के बीच सकरा पानी का रास्ता या पानी का क्षेत्र, पानी का क्षेत्र जो कहलाता है आपका, दो द्वीपों के बीच सकरा पानी का क्षेत्र जो कहलाता है आपका, वो चैनल कहलाता है, वो चैनल कहलाता है, चैनल कहलाता है। मैंने कहा कि दो द्वीप है और उन दो द्वीपों के बीच में क्या है आपका, उन दो द्वीपों के बीच में कोई पानी का छोटा क्षेत्र है या सकरा क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका, वो चैनल कहलाएगा। अगर मैं बात करूं तो अक्षांशों के आधार पर चैनल के नाम रखे गए हैं। भारत में अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर चैनल के नाम रखे गए हैं, चैनल के नाम रखे गए, चैनल के नाम रखे गए हैं। जैसा अगर मैं बात कहूं कि जी कैसे, तो अगर हम यही बात कर ले, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, अगर मैं यहीं पे ही बात करूं कि प्रायद्वीपीय भारत में देख लेंगे कि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके यहाँ क्या स्थिति है, तो यहाँ पे जो स्थिति है अगर मैं बात करूं
तो इस क्षेत्र में जो पड़ता है हमारा, यहाँ पे इस क्षेत्र में पड़ता है हमारा एक देश पड़ता है जिसका नाम है आपका लक्षद्वीप। आपका एक देश पड़ता है मालदीव। यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव एक क्षेत्र है, और मालदीव के ऊपर पड़ता है आपका मिनिकॉय। यहीं पे पड़ता है आपका मिनिकॉय। मिनिकॉय पड़ता है, मिनिकॉय पड़ता है, और मिनिकॉय के ऊपर पड़ता है आपका लक्षद्वीप। मिनिकॉय के ऊपर पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो ये तीन क्षेत्र है। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई रेखा जाती है, यहां से कोई अक्षांश रेखा है, तो इन दोनों के बीच में जो अक्षांश रेखा है, इन दोनों के बीच में जो अक्षांश रेखा है, इन दोनों के बीच में जो अक्षांश रेखा है आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, वो है 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो 8 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर इसका नाम रख दिया गया 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है आपका वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो है आपका वो 8 डिग्री चैनल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है हमारा वो 9 डिग्री अक्षांश आता है। तो 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री चैनल क्या है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद अगर मैं इस साइड में आऊं, तो इस साइड में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा अंडमान निकोबार है वो 7 वर्गों में विभाजित है। अंडमान जो निकोबार है वो हमारा 7 वर्गों में विभाजित है। मैंने ये बताया था तुम्हें, वो हमारा 7 वर्गों में विभाजित है। और मैंने बताया था कि ये ऊपर वाला जो भाग था, ऊपर वाला जो भाग था, इसे उत्तरी अंडमान कहा जाता है। उत्तरी अंडमान था ये। इसके बाद ही मैंने बताया था कि ये मध्य अंडमान है, ये मध्य अंडमान है। उसके बाद मैंने बताया था ये आपका दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान है। उसके बाद मैंने बताया था ये छोटा अंडमान है, छोटा अंडमान है। और उसके बाद मैंने बताया था आपका ये आपका कार निकोबार है, कार निकोबार है। तो जो हमारा आपका अंडमान, छोटा अंडमान है और कार निकोबार है, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा छोटा अंडमान और कार निकोबार वाला जो क्षेत्र है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो अलग करता है, या इस क्षेत्र के बीच में जो है आपका वो 10 डिग्री चैनल है। इस क्षेत्र के बीच में क्या है आपका वो 10 डिग्री चैनल है। इस क्षेत्र के बीच में 10 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान, छोटा अंडमान और किसके बीच में, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है आपका 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो और क्या है, तो अगर हम बात करें एक और चैनल पड़ता है यहीं पे, एक द्वीप पड़ता है म्यांमार का, एक द्वीप पड़ता है यहीं, ये उत्तरी अंडमान है। और इसी के ऊपर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है आपका कोको द्वीप। एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है आपका कोको द्वीप। कोको द्वीप पे अगर मैं बात करूं तो कोको द्वीप और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में भी एक चैनल पड़ता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में भी एक चैनल है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में भी चैनल पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो इस चैनल को कहा जाता है आपका कोको चैनल। इस चैनल को कहा जाता है आपका कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल कहा जाता है इस द्वीप को, या इस चैनल को, सॉरी। मैंने बताया कि कोको द्वीप है यहाँ पे, किस देश का है, म्यांमार का है। और म्यांमार और उत्तरी उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में चैनल है जिसका नाम है आपका क्या, कोको द्वीप। कोको चैनल भी से कहा जाता है, कोको चैनल भी से कहा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दो द्वीपों के बीच में, दो द्वीपों के बीच में जो पानी का सकरा क्षेत्र होगा वही चैनल कहलाता है। 4 चैनल मैंने तुम्हें बताया। एक 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। एक 9 डिग्री चैनल है जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। उसके बाद मैंने बताया 10 डिग्री चैनल है छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया एक कोको चैनल है, कोको चैनल है जो कोको द्वीप है। कोको द्वीप पड़ता है आपका किसका, म्यांमार का, और उत्तरी अंडमान जो है उसके बीच में है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान जो है उसके बीच में है। कोई बच्चा आंसर करके बताएगा कि इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है, इंग्लिश चैनल जो है वो किस किस के बीच में है। ये तुम्हारे लिए है मेरा क्वेश्चन। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में है, इंग्लिश चैनल किस किस द्वीपों के बीच में है, इंग्लिश चैनल किस किस द्वीपों के बीच में है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। इंग्लिश चैनल किस किस देशों के बीच में है या किन किन द्वीपों के बीच में है, ये बता दो एक बार। इंग्लिश चैनल किन किन द्वीपों के बीच में है, यूके और यूके और
यूके और फ्रांस, फ्रांस और यूके। ये बता रहे हैं कि जो इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस के और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। मतलब इंग्लैंड और अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड और मैं बात करूं फ्रांस के बीच में है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है इंग्लिश चैनल। ठीक है जी। जो ब्रिटेन है हमारा, या ग्रेट ब्रिटेन भी लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है हमारा वो इंग्लिश चैनल है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है। हमारे यहाँ मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्र में, जो भारत के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पे आपका जो अक्षांश रेखाएं है, जैसा 8 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी के नाम पे रख दिया 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री अक्षांश रेखा है उसी के नाम पर रख दिया 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अक्षांश रेखा है 10 डिग्री चैनल उसी के नाम पर रख दिया है। या एक चैनल और मिलता है जो मैंने बताया आपका कोको चैनल। ये किसके बीच में है? आपका कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में है। तो ये चैनल होते हैं हमारे। मैंने बताया दो द्वीपों के बीच में पानी का जो क्षेत्र होगा, छोटा पानी का क्षेत्र या सकरा पानी का क्षेत्र, क्या कहलाता है? आपका चैनल ही कहलाता है। उसके बाद बात आती है हमारी लास्ट खाड़ी की, कि खाड़ियां क्या होती है। अगर हम खाड़ी की बात करें कि खाड़ियां क्या है या खाड़ी क्या है, तो तीन ओर से, तीन ओर से पानी से, तीन ओर से भूमि से, भूमि से घिरा क्षेत्र जो है, तीन ओर से भूमि से घिरा पानी का क्षेत्र, घिरा पानी का क्षेत्र, पानी का क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। खाड़ी कहलाता है, कहलाता है। अगर मैं बात करूं तो जो खाड़ी है, अगर हम इनकी बात करें कि क्या स्थिति है इनकी, तो इंग्लिश में दो शब्द होते हैं खाड़ी के लिए। एक होता है आपका बे और एक होता है आपका गल्फ। तो बे और गल्फ में इतना अंतर है कि जो खाड़ी का छोटा रूप होता है, खाड़ी का छोटा रूप, खाड़ी का जो छोटा रूप होता है वो गल्फ कहलाता है, और खाड़ी का जो बड़ा रूप होता है वो बे कहलाता है। खाड़ी का जो बड़ा रूप होता है, बड़ा रूप जो है आपका, बड़ा रूप बे कहलाता है, बे कहलाता है। तो ये अंतर होता है बस केवल गल्फ और बे में, गल्फ और बे में। जैसे अगर मैं बात कहूं, इसके उदाहरण पर अगर मैं बात करूं, जैसे बे ऑफ बंगाल, इसका उदाहरण जो मिलता है आपका वो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और इसका मिल जाता है, जैसा मैं कह दूं आपका गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ खंपात, गल्फ ऑफ खंपात, गल्फ ऑफ खंपात, ये इसका उदाहरण है। तो मैंने बताया जो भूमि से तीन ओर से घिरा होता है पानी वाला क्षेत्र वो खाड़ी कहलाता है। दो प्रकार के देखे जाते हैं इंग्लिश में शब्द, एक होता है आपका बे और एक होता है आपका गल्फ। मैंने गल्फ का उदाहरण बता दिया कि जो छोटा रूप होता है वही गल्फ कहलाता है खाड़ी का, और बड़ा रूप जो होता है आपका वो क्या कहलाता है? आपका आपका बे कहलाता है। बे ऑफ बंगाल है इसका उदाहरण, और उसका उदाहरण मैंने आपका जो खंपात वाली खाड़ी है वो आपका गल्फ का उदाहरण मिलता है। कुछ मैं खाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो भारत के नजदीक की प्रसिद्ध खाड़ियां हैं, उन्हें भी देख लेंगे। भारत के नजदीक कौन कौन सी खाड़ी है, भारत के नजदीक कौन कौन सी खाड़ी है? तो पहली खाड़ी जो है वो पड़ती है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अगर मैं बात करूं तो गुजरात वाले क्षेत्र में है, ये गुजरात में है, ध्यान रखना। अगर पूछता है कि किन दो देशों के बीच में विवाद है कच्छ की खाड़ी को लेकर, किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो कच्छ की खाड़ी को लेकर जो विवाद है दो देशों के बीच में वो है भारत और पाकिस्तान। इस खाड़ी का जो विवाद है वो विवाद है, दावा करते हैं दोनों देश एक दूसरे का, लेकिन भारत के कब्जे में है। अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान का विवाद है, पाकिस्तान और भारत का विवाद है इस खाड़ी पे। दूसरी खाड़ी मैंने बताई अभी खंपात की खाड़ी, खंपात की खाड़ी, खंपात की खाड़ी जो है, खंपात की खाड़ी भी गुजरात वाले भाग में है। अगर मैं पूछता है कि किस दो नदी के मुहाने पर है, किस दो नदी के मुहाने पर है, तो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर है, ताप्ती और नर्मदा के मुहाने पर है। और नर्मदा नदी जो है हमारी, नर्मदा नदी के
मुहाने पर है भाई, मुहाने पर है, ताप्ती और नर्मदा नदी के मुहाने पर ये पड़ते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूं तो तीसरी जो है हमारी, तीसरी जो पड़ती है आपकी वो है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो पड़ती है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में है, श्रीलंका के बीच में है, बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है, चौथी पड़ती है हमारी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी जो है आपका वो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बता सकता है बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? कोई बच्चा कमेंट करके बता दो भाई एक बार। बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप? बोलो बेटा जल्दी, कौन कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित कौन सा द्वीप है? देश बोल दो बेटा, देश बोल दो। सबसे पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में कौन सा देश स्थित है? उसी के देश, ये जो तुम नाम लिख रहे हो ना, रामरी, प्रीपेड, कौन से देश में आते हैं? एक बार देश बोल दो। पूर्व का द्वीप कहा जाता है उस देश को, पूर्व का द्वीप कहा जाता है उस देश को, उस देश को पूर्व का द्वीप कहा जाता है। बोल दो बेटा एक बार। म्यांमार, 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 म्यांमार बेटे, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है, म्यांमार नहीं है बेटा। और है, कोई और है? मैंने शायद कभी पढ़ाया हो, किसी ने पढ़ा हो, 13,000 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, 13,000 द्वीपों से मिलकर है। थाईलैंड भी नहीं है बेटा, थाईलैंड नहीं है, थाईलैंड भी नहीं है, थाईलैंड नहीं है भाई, थाईलैंड नहीं है भाई। बोलो भाई, थाईलैंड भी नहीं है। पूर्व का द्वीप कहा जाता है उसे, पूर्व का द्वीप कहा जाता है। इंडोनेशिया, वेरी गुड, आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है बंगाल की खाड़ी में सबसे पूर्व में स्थित जो देश है, ये सबसे पूर्व में स्थित जो द्वीप माना जाता है वो इंडोनेशिया को माना जाता है, और पूर्व का द्वीप बोला जाता है उसे बंगाल की खाड़ी में स्थित जो है इंडोनेशिया है भाई। इसका आंसर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया है इसका आंसर। तो आज हमने बात की है भारत के साथ लगने वाले जो अंतरराष्ट्रीय देश है या जो अन्य देश है उनकी सीमा किस किस देश से, हमारे किस किस भारत की सीमा जो किस किस देश से लग रही है उनके बारे में, या राज्य जो है हमारे उनके बारे में देखा कि भारत के राज्यों की सीमा जो है वो किस किस देश से सीमा साझा होती है। समुद्री क्षेत्र के बारे में मैंने बात की है, तो यहां तक हुआ है अभी। इसके बाद हम कल बात करेंगे, लेकिन कल की क्लास जो होगी अब मेरी 9 बजे से नहीं होगी। कल की क्लास जो मैं लूंगा वो क्लास होगी कल मेरी शाम के टाइम 7 बजे से। कल मैं हूं नहीं यहाँ, कल मैं बाहर हूँ कहीं, तो इसी कारण मैं कल सुबह क्लास ले पाऊंगा। कल शाम के टाइम 7 बजे क्लास लूंगा मैं। और 2 तारीख से सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी होगी, 2 तारीख से सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास भी होगी। 15 तारीख में 15 अगस्त को यूट्यूब पे 15 अगस्त को यूट्यूब पे इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी पढ़ाई में विद नोट्स के साथ। 15 अगस्त को यूट्यूब पे मैं चैनल लिंक भेज दूंगा, चैनल का सारी इकोनॉमिक्स की वीडियो होगी मेरी, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, करीब करीब 20 वीडियो है, वो मैं अपलोड करा दूंगा 15 अगस्त को, वो आप वहां से इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। तो आज इतना ही रखेंगे, धन्यवाद आप सभी का।